डीके राठी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्राचीन काल के अंतिम टॉपिक को कराने जा रहा हूं, वो है चोल वंश या चोल साम्राज्य। इसके साथ ही प्राचीन काल का हमारा टॉपिक समाप्त होगा और अगला हम मध्यकाल प्रारंभ करेंगे। मेरा नाम इंजीनियर डीके राठी है। मैं एक लेखक और शिक्षक हूँ। आप लोगों को जो मैं लेक्चर के अंदर पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाता हूँ, वो पीडीएफ मैंने अपनी इस किताब से ली गई है, जो 9th एडिशन सामान्य अध्ययन का ऑनलाइन और ऑफलाइन बाजार में उपलब्ध है। स्नेहा पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसमें 3300 क्वेश्चन मैंने विषयवार शामिल किए हैं। और इसी एक पुस्तक के मूल्य में आपको 2 पुस्तकों की पाठ्य सामग्री मिलती है। अन्यथा आप अलग से क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं और अलग से आप पढ़ने की किताब खरीदते हैं। ये दोनों चीज़ इसमें समाहित है और एनसीईआरटी आधारित होने के लिए सभी सरकारी एग्जामों के लिए ये बहुत ही सदुपयोगी है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह है चोल वंश। ये टॉपिक है हमारा। तो थोड़ी सी मैं इसके बारे में आपको भूमिका बता देता हूँ कि चोल वंश के संदर्भ में क्या क्या पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चोल वंश के बारे में हम कह सकते हैं कि इसको 3 हिस्सों के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, एक तो हो गए प्रारंभिक चोल। यहां पर मैं लिख देता हूं प्रारंभिक चोल। ये जो प्रारंभिक चोल हैं, इनके बारे में उल्लेख जो है वह हमें प्राप्त होता है। प्रारंभिक चोलों के बारे में जो उल्लेख है, एक मिनट, ये है, ये प्रारंभिक चोल हैं। इनके बारे में हमें उल्लेख जो है वो प्राप्त होता है कहां से? अशोक के प्रमुख अभिलेख में। कौन कौन से अभिलेख हैं जिसके अंदर दक्षिण भारत के चोल, चेर और पांड्यों का उल्लेख मिलता है? तो दूसरा और 13वां जो प्रमुख अभिलेख है उसके अंदर हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा पाणिनि की अष्टाध्यायी, इसमें भी जानकारी मिली है। एक गुमनाम लेखक के द्वारा पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ इरीथ्रियन सी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है? संगम साहित्य। ठीक है, ये तो हो गए प्रारंभिक चोल, जिनका समय काल क्या रहेगा? मौर्यों के समय से लेकर और 4वीं शताब्दी ईस्वी तक। उसके बाद प्रारंभिक चोल के बाद जो द्वितीय चरण था इनका, द्वितीय चरण, उसके अंदर हम देखते हैं वो समय है 4वीं शताब्दी, 4वीं ईस्वी से लेकर और 9वीं शताब्दी, 9वीं ईस्वी शताब्दी तक। ये समय क्या था? ये समय वो था जब चोल सामंत थे। चोल सामंत के रूप में दक्कन और दक्षिण भारत के जो शासक थे उनमें कार्यरत थे। किनके? चालुक्य के, जो बादामी के चालुक्य है, और पल्लव, इनके सामंत के रूप में कार्यरत रहे। अब उसके बाद ये मैं आगे लिखवा देता हूं। उसके बाद 9वीं शताब्दी जो थी, 9वीं शताब्दी के अंदर इनका पुनरुत्थान हुआ। 9वीं शताब्दी में पुनरुत्थान। और यहां पर इन्होंने क्या किया कि इनके जो इनकी वंश की नींव रखी, उनका नाम जो है पुनरुत्थान। जिसने इनका पुनरुत्थान किया वह कौन था? यह था आदित्य चोल। तो जहां पर इनका प्रभाव स्थापित हुआ वो क्षेत्र किसके प्रभाव में था या कौन शासन कर रहे थे? वह कर रहे थे पल्लव वंश। मैं आपको मैप के ऊपर दिखा देता हूं। यहां पर जैसे हम देखते हैं तो इनका जो प्रभाव है वो इस क्षेत्र में है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं।
ये देखिए, इनके जो प्रभाव का क्षेत्र है वो कौन सा है? वो क्षेत्र है, इनकी राजधानी कौन सी थी? इनकी राजधानी, कई राजधानी हुई। एक तो आपने पढ़ा होगा शुरू में कि जो संगम काल के दौरान थे, उनकी राजधानी क्या थी? उनकी राजधानी पोहार थी। तो एक राजधानी तो इनकी थी पोहार, इसको हम यहां पर ले सकते हैं। सॉरी, एक राजधानी इनकी पोहार थी। उसके बाद राजधानी उरैयूर बनी। फिर इनकी राजधानी कौन सी बनी? जो 9वीं शताब्दी के अंदर चोल शासक थे, उनकी प्रारंभिक राजधानी तो उरैयूर थी। उसके बाद इन्होंने राजधानी जो है वो बनाई तंजौर। इसी को तंजावुर भी कहते हैं, तंजावुर के नाम से। और फिर जब राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत में माहीपाल नामक जो सेन वंश का शासक था या पाल वंश का शासक था, उसे हरा दिया, तो उसने एक नई राजधानी बनाई जिसका नाम था गंग कोंड चोलपुरम। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि एग्जाम में सवाल आता है कितनी राजधानी थी, तो इनकी 4 राजधानी है। हमने प्रारंभिक चोल से शुरू करके और इस समय काल के, जिसके बारे में अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं, जो सबसे शक्तिशाली के बारे में, शक्तिशाली वंश के रूप में जाना जाएगा इन तीनों चोल वंश के संदर्भ में, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, तो जो संपूर्ण, हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण प्रायद्वीपी भूभाग, ये प्रायद्वीप क्या होता है? जो 3 तरफ जल से घिरा हो, तो ये संपूर्ण प्रायद्वीप था जो जल से घिरा हुआ था। तो इनका संपूर्ण दक्षिणी प्रायद्वीप के ऊपर इनका अधिपत्य था। और कुछ समय इनका अधिपत्य जो है, अभी मैं यहाँ पर एक आपको नदी दिखाता हूँ। ये नदी है कृष्णा नदी, जो महाबलेश्वर से निकलती है, ये नदी। और इसमें जाकर एक अन्य नदी मिलती है जिसका नाम है तुंगभद्र। तो एक समय जब इनका प्रभाव बहुत ही ज्यादा था, तो उस समय ये इस द्वाब क्षेत्र में भी इनका प्रभाव था। और इनका प्रभाव बढ़ते बढ़ते कलिंग तक भी पहुंचा। कलिंग जो है, ये जो ओडिशा राज्य है, यही कलिंग के नाम से जाना जाता था। तो जब इनका चरम पर था, तो उस समय इनका अधिपत्य ये प्रायद्वीपी भूभाग से होते होते उत्तर के अंदर, और हम कह सकते हैं कलिंग राज्य या आधुनिक ओडिशा राज्य तक फैल गया। इन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का गठन किया और अपने पड़ोसी देश श्रीलंका, उसे विजित किया। यहां पर ये जो है, ये मालदीव है, मालदीव पर भी इनका प्रभाव स्थापित हुआ। और साथ ही साथ इस शक्तिशाली नौसेना के बल पर ही इन्होंने उसके बाद अन्य जो इनकी महत्वपूर्ण है कि इनका और कहां प्रभाव स्थापित हुआ, तो ये जो क्षेत्र है जिसे दक्षिण पूर्व एशिया दक्षिण पूर्व एशियाई देश कहते हैं, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा और उधर से करके दिखा दूं ताकि आप इसे और साफ से देख पाएंगे। ठीक है, ये क्षेत्र मैं दिखा देता हूं, ये है। तो आप यहाँ पर मेरे ख्याल से ज़्यादा साफ दिखाई देगा आपको जब मैं आपको कराने शुरू करूँगा। ये देखिए, तो इनका जो प्रभाव था एक समय पर ये रहा कि ये जो पूर्व के अंदर क्षेत्र है हमारे, ये जो क्षेत्र है जहाँ लिखा म्यांमार, ये देखिए म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और नीचे है इंडोनेशिया। तो जब इनकी नौसेना की शक्ति अपने चरम पर थी और ये चरम पर पहुंची राजा राज प्रथम के समय पर, तो उस समय पर यहाँ से ये व्यापारी दल के रूप में इन पूरे क्षेत्रों के अंदर गए। और इनके शक्ति की श्रेष्ठता ही थी कि इन सभी को इन्होंने अपने प्रभाव में लिया हुआ था। तो ये संपूर्ण इंडो चाइना जो है एक समय पर चोलों के प्रभाव में था। और ये जो आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी, मैं थोड़ा और बड़ा बना दूं ताकि आप इसे और अच्छे से देख पाएं। यहाँ पर देखिए, यह है बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी पर इनका प्रभाव, प्रभुत्व इतना ज्यादा था कि इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा पड़ गया चोल झील। इसको कहा गया चोल झील।
ये इनके विस्तार का है। तो हम कह सकते हैं दक्षिण भारत में या फिर हमारे प्राचीन काल में जो सबसे शक्तिशाली नौसेना थी, वह नौसेना किसकी थी? वह नौसेना चोल वंश के शासकों के द्वारा स्थापित की गई। इसे जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही अब हम जो पॉइंट करेंगे, देखिए, फिर हम वापस आते हैं उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जो हमें करने हैं। यहां पर हम एक एक करके इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है वो करेंगे, और कुछ चीजें तो मैंने आपको सारांश में समझाई दी। जैसे 9वीं शताब्दी में इनका अभ्युदय हुआ, जो मैंने आपको बताया था कि आदित्य चोल ने पल्लव शासक को पराजित किया और नींव रख दी। चोल शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी, अभी मैंने आपको चित्र में भी दिखाया। ये दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव कायम करने में भी सफल रहे। अभी मैंने सारा सारांश आपको बता दिया। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का निसंदेह सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। चोल शासकों ने न केवल एक स्थिर प्रशासन दिया, वरन कला और साहित्य को भी बहुत प्रोत्साहित किया। तो इन क्षेत्र में भी हम देखेंगे, इनका काल जो है तमिल साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। और इनकी जो योगदान है, उस योगदान में यदि हम बात करेंगे, मैं एक चीज और दिखा दूं, हाँ मैं यहाँ पर दिखा दूं। देखिए, इनका जो योगदान है, उस योगदान में हम क्या कर सकते हैं कि ये महान निर्माता थे, और विशेषकर इनका जो योगदान है वह किसमें है? स्थापत्य कला और मूर्तिकला। इनका योगदान जो है विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। यदि स्थापत्य कला की बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है राज राजेश्वर, या इसी को कहते हैं बिरदेश्वर मंदिर। इसकी दो एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा, इसे नोट डाउन कर लेना आप। राज राजेश्वर या बिरदेश्वर मंदिर है कहाँ पर? ये पड़ेगा तंजावुर या तंजौर जिसको कहते हैं, ये तंजावुर तमिलनाडु। चोल शासकों के निर्माता के तौर पर उसके गुणों की प्रशंसा जो है दो अंग्रेज विद्वानों ने करी है। एक नाम तो है पर्सी ब्राउन, ये क्वेश्चन आ सकता है। पर्सी ब्राउन ने क्या कहा है कि भारतीय स्थापत्य कला का जो अतुलनीय उदाहरण है वह क्या है? राज राजेश्वर मंदिर। इसने क्या कहा? भारतीय, ये कथन का सवाल आ सकता है, कला का अनुपम उदाहरण। एक तो ये कथन, ठीक है, किसके बारे में कहा गया? राज राजेश्वर मंदिर। एक तो ये विद्वान है, एक है फर्गुसन। इसका कथन क्या आएगा? ये बताता है इनके मंदिर कितने भव्य और कितने बेहतरीन तरीके से नक्काशी किए हुए थे। उसने कहा कि चोल वंश के जो शासक थे, यह शासक जैसे दानव के रूप में ये किसी चीज की कल्पना करते थे और उसकी पूर्ति वह एक जौहरी के रूप में करते थे। यह का मतलब हो गया, मैं यहां पर लिख देता हूं, यह का मतलब है चोल शासक, चोल शासक दानव के रूप में या दानव के समान कल्पना करते थे और इसकी पूर्ति जौहरी के रूप में करते थे। जौहरी, मैं अब हट जाता हूं, ठीक है। फर्गुसन, ये दो कथन का सवाल जरूर आ सकता है, क्योंकि वर्तमान के अंदर पूरे देश में चल रहा है कि भारत की जो भव्यता है, भारत का जो गौरव है, उसको हमें बच्चों को बताना चाहिए। तो परीक्षाओं में जरूर क्वेश्चन आ सकता है। खासतौर से दक्षिण भारत के वंश के बारे में हमारी जानकारी वह बहुत ही नगण्य रहती है, जबकि उनकी जो उपलब्धियां हैं
वह अविश्वसनीय है और उत्तर भारत के शासक भी ऐसी उपलब्धियां ज्यादातर प्राप्त नहीं कर पाए हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। एक और आप लिख लेंगे, जैसे हमने कहा कि इनका जो महान निर्माता होने के साथ साथ इनका विशेष योगदान जो है स्थापत्य कला और मूर्ति कला में था। तो मूर्ति कला जो थी वो दूसरी इनकी विशेषता थी। तो मूर्ति कला के अंदर जो इनका उल्लेखनीय योगदान है वो है कांस्य की मूर्ति। इन्होंने कांस्य की मूर्तियों का बड़े पैमाने पर निर्माण करा और इनमें जो विशेष तौर पर श्रेष्ठ मानी गई है वो है शिव की नटराज के रूप में कांस्य की मूर्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बस ये एसएससी का क्वेश्चन है। आप देखते होंगे कि जो शिव जी की है एक मूर्ति आती है जिसमें वो नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं, वो नटराज का रूप है। एसएससी के एग्जाम में सवाल आया कि नटराज जो शिव की एक भंगिमा है उसकी शुरुआत जो है कौन से वंश के समय पर हुई, तो चोल वंश के समय पर इसकी शुरुआत की गई। ये सारी चीजें हैं जो कुछ एक्स्ट्रा हैं जो मैंने आपको वहां पर बुक के अंदर इनके बारे में अलग से उल्लेख नहीं किया, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां पर आ गया नटराज की कांस्य की मूर्ति का प्रचलन कब शुरू हुआ, ये पॉइंट भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, थोड़ा उसको और बेहतर तरीके से मैंने समझा दिया, क्योंकि जो सामान्य अध्ययन की किताब है उसके अंदर एक सीमित स्थान होता है जहाँ तक मुझे उस किताब को लिखते टाइम ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी होने पर, बहुत पतली होने पर ये व्यावसायिक तौर पर नुकसानदायक होती है। इसीलिए लेक्चर में मैं उन चीज़ों को बताता हूँ जो मैंने संभवतः किताब के अंदर शामिल नहीं करी। इनके काल में दक्षिण भारत में विशाल मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। प्रारंभिक जो चोल शासकों के मंदिर हैं वह तो हमें छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी संपत्ति और ऐश्वर्य में वृद्धि हुई वैसे वैसे मंदिरों को विशाल रूप से निर्मित किया गया। और इसका खात्मा किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर। कल भी जब मैंने आपको कराया था या इससे पूर्व मैंने आपको जो लेक्चर कराया था उसमें कराया था होयसल साम्राज्य या होयसल वंश जो कर्नाटक का था, उसको भी किसने समाप्त किया था? मलिक काफूर ने उसको समाप्त किया था। तो चोल साम्राज्य समेत दक्षिण भारत के प्रमुख जो साम्राज्य थे उनको समाप्त करने का जो काम है वो खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर, उसको जाता है। अब देखिए साथ ही साथ मैंने क्या कहा, राजेंद्र प्रथम ये पहला प्रमुख जो शासक था अभी पहले इससे पूर्व भी दे रखे होंगे एक आध शासक, वो मैं आपको कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक तो आप ये ध्यान रखिए इसका संस्थापक कौन था। तो संस्थापक के रूप में जो नाम आता है चोल वंश का जो संस्थापक है, वह विजयालय, ये इसका संस्थापक है। हालांकि नींव किसने रखी थी? नींव रखी आदित्य चोल ने। ये पॉइंट है इसके। और जो सबसे पहला प्रमुख शक्तिशाली शासक था वह आएगा राजा राज प्रथम। संभवतः मैं एक बार इधर देख लेता हूं, तो राजेंद्र प्रथम के बारे में लिखा हुआ। अच्छा इधर है बच्चों, मैंने ना गलती से दूसरे तरफ चला गया था। यहां देखिए, यहां पॉइंट दे रखा है चोल वंश का संस्थापक कौन है, तो इसमें नाम आता विजयालय का। मैंने कहा नींव किसने रखी? आदित्य चोल ने। वह पल्लवों का एक सामंती सरदार था, परंतु 850 में विजयालय ने पल्लवों को पराजित कर तंजौर नई राजधानी बनाया। विजयालय ने चोलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, ये भी तंजौर में है। और विजयालय की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना उसका बेटा। उससे हमें कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है।
अगला यही आ गया, देखिए आदित्य चोल जिसके बारे में मैंने कहा था। फिर आता है प्रांतक प्रथम। प्रांतक प्रथम जो है ये पहला प्रमुख शासक था, और इसके समय पर मैंने आपको बताया था कि प्रांतक प्रथम को पराजित किया था कृष्णा तृतीय ने, जो राष्ट्रकूट वंश का था। और इसको पराजित करने के बाद उसने तंजौर के ऊपर अपना अधिकार स्थापित किया, और इसी की वजह से तंजय कोंड की उपाधि उसने धारण करी थी। जो पहला शक्तिशाली शासक है वह कौन है? पहला शक्तिशाली शासक जो है वो कहलाता है राजाराज प्रथम। यहाँ पर पॉइंट आया। इसी के समय पर दक्षिण भारत के इस राज्य ने भारत की सीमाओं के बाहर जाकर श्रीलंका के उत्तरी श्रीलंका को हिस्से को पराजित करके शासक को उस उत्तरी हिस्से को जीत लिया, और साथ ही साथ उसने लक्षद्वीप और मालदीव पर भी अपने अभियान चलाए। यानी कि हम कह सकते हैं अरब सागर के अनेक द्वीप जो है वो इनके अधिकार में आ गए। इसके अलावा इसने उत्तरी श्रीलंका को जब जीता तो इसको कौन सी उपाधि दी गई? इसको उपाधि मिली मुमंडी चोल मंडलम की उपाधि इसने ग्रहण करी। बिरदेश्वर या राजा राज मंदिर जो है उसका निर्माण इसने कराया, जिसके बारे में मैंने कहा कि इसी मंदिर को क्या कहा गया। इस मंदिर के बारे में पर्सी ब्राउन ने कहा है कि भारतीय वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। इसके अंदर जो एक आध पॉइंट मैंने दे रखा है वो आप लोग इसके अंदर देख लेना कि भारत में जो विशालतम नंदी मूर्ति है वो इसमें स्थापित करी गई। और अगला जो शासक आता है उस शासक का नाम है इसका बेटा राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल इस वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट था, और उसके समय पर ही चोल नौसेना की श्रेष्ठता बंगाल की खाड़ी में स्थापित हुई, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी का नाम पड़ा चोल झील। यहाँ पर हमारा इसी का पॉइंट है। इसको चोल का स्वर्णिम काल कहा जाता है। राजेंद्र चोल ने विस्तारवादी नीति का भी वो चलाई। और जब सवाल आएगा श्रीलंका को किसने जीता, क्यों? क्योंकि इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को तो इसके पिता ने जीत लिया था, इसने दक्षिणी हिस्सों को जीतकर संपूर्ण श्रीलंका पर आधिपत्य कायम किया इसलिए। और उसके पास विशाल नौसेना थी जिसकी मदद से इसने दक्षिण पूर्व एशिया में मलाया, सुमात्रा और जावा द्वीप को भी जीत लिया। इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट है मैंने आपको ध्यान कीजिए, मैंने कोशिश करी थी कि उनको मैं आपको बताता हुआ चलूँ। एक मिनट, हाँ, ये जो पॉइंट थे ये मैंने आपको बताए थे कि ये जो मलाया द्वीप वगैरह जो पॉइंट दे रखे हैं इन्होंने, यहाँ पर है, ये हो गया मलाया। और ये जो द्वीप है इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप, इसी को सुमात्रा कहते हैं। तो इसके समय पर ही इन क्षेत्रों पर अभियान चलाकर इन पर भी अपना प्रभाव स्थापित किया गया। यही पॉइंट मैंने समझाया। ये देखिए, और बंगाल की खाड़ी का नाम क्या पड़ा? इसको चोल झील का उपनाम दिया जाता है। इसके बाद इसके अलावा इसने उत्तर भारत में भी अपने अभियान चलाए, और उत्तर भारत में जो पाल नरेश था जिसका नाम था महिपाल, उसको हराया, और वहां से गंगा जल लाकर उसने एक नई राजधानी बनाई गंगकोंड चोलपुरम, यानी कि गंगा के विजेता के रूप में। इसके बाद अगले जो शासक है उनके बारे में इतनी पॉइंट इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। अगर हम चाहें तो उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी उनको मैं बताता हुआ चलूंगा। कुलोत्तंग तृतीय के बारे में जरूर है। इसके समय पर एक विद्वान थे इनके दरबार में, कंबन। सवाल आता है रामायण का तमिल में अनुवाद किसने करा? और तमिल के बारे में एक पॉइंट ध्यान रखिए कि तमिल भाषा का स्वर्णिम काल या तमिल साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है कौन से काल को? चोल काल। तमिल साहित्य के 3 रत्न, आगे भी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके 3 रत्न कौन कौन से थे उनके नाम दे रखे हैं, याद कर लेना। जैसे यूपीएसआई में आता कन्नड़ भाषा के 3 रत्न किसे कहते हैं, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। इसके अलावा प्रशासन के क्षेत्र में इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी प्रशासन के क्षेत्र में वो थी स्थानीय स्वशासन। इन्होंने इस स्थानीय स्वशासन को स्वायत्ता प्रदान करी। प्रत्येक गांव जो है वो 30 वार्ड में विभाजित था।
अभी मैं आपको इधर बता देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो प्रत्येक गांव जो है वो 30 वार्ड के अंदर 30 वार्डों में विभाजित किया जाता था और प्रत्येक वार्ड के लिए कुछ व्यक्तियों का चुनाव होता था। प्रत्येक वार्ड के लिए कुछ व्यक्तियों का चुनाव होता था। फिर क्या होता था, प्रत्येक वार्ड से एक व्यक्ति को लिया जाता था। प्रत्येक, तो पहले तो वार्ड के लोगों ने आपस में से कुछ जो प्रत्याशी होते थे उन लोगों को प्रत्याशी बनाया। मान लीजिए वार्ड नंबर 22 है और उसमें से 4 लोग खड़े हुए, तो फिर प्रत्येक वार्ड से एक व्यक्ति को लिया जाता था। यानी कि 4 व्यक्ति मान लीजिए वार्ड नंबर 22 में थे, तो उनमें से एक व्यक्ति को लिया जाता था। ये कैसे लिया जाता था? इसके लिए लॉटरी सिस्टम था, यानी कि उन चारों के नाम जो हैं वो एक मटके में डाल दिए जाते थे। एक छोटे बच्चे को बुलाया जाता था, वो जिस पर्ची को निकालता था वो चयनित मान लिया जाता था। तो उत्तर और जो केंद्रीय स्तर के ऊपर राजा का प्रशासन था उसका हस्तक्षेप नगण्य था। तो हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था है उसकी नींव चोल साम्राज्य के द्वारा की गई। आधुनिक समय पर तो हम पढ़ते हैं ब्रिटिश समय पर उन्होंने, जो लॉर्ड रिपन है उसका नाम आता है, लेकिन अगर हम उसके अलावा देखें उससे भी पहले भारत में कहाँ पर स्थापना की गई जो पंचायती राज व्यवस्था है, तो हम कह सकते हैं चोल साम्राज्य ने उसकी नींव रखी थी। तो उच्च स्तर के ऊपर कितनी भी उथल पुथल होता रहे उससे अप्रभावित रहते थे ग्रामीण क्षेत्र। ये इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया, क्या इनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी स्थानीय स्वशासन की? तो हम कह सकते हैं, हम कहेंगे कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में लॉटरी नहीं होता। लोकतंत्र में लोग अपना मत डालकर चुनाव करते हैं। हालांकि स्वशासन जो है वो अवश्य कहलाया जाएगा। तो प्रशासन के तौर पर इनकी जो इकाइयां थी उनके नाम दे रखे हैं कि ग्रामीण स्तर के ऊपर जो है जो भी कार्य था, पहले तो 30 लोगों का चुनाव हो गया। अब इन 30 लोग जो प्रत्येक वार्ड से चुने गए, इन्हीं से मिलाकर कई समितियां बनाई जाती थी और जो भी गांव के स्तर पर कार्य थे, जैसे कर का संग्रहण करना, सड़कों का निर्माण करना या अन्य कोई कार्य होता है, वो सारा कार्य कौन करते थे? ये इन समितियों के पास ही ये सारी की सारे अधिकार थे। और इनमें प्रमुख समितियां कौन सी थी? उर, जिसमें उर वो समिति होती थी जिसके अंदर गैर ब्राह्मण लोग शामिल होते थे। और सभा क्या होती थी इसमें? सभा या महासभा ये वो गांव थे जिसमें केवल ब्राह्मण ही शामिल होते थे। नगरम जो थी वो शहरों के अंदर समिति का नाम था। ये पॉइंट मैंने दे दिए कि उर जो है कौन सी थी? गांव की एक सामान्य सभा थी। सभा जो थी केवल ब्राह्मणों की संस्था थी। उर और सभा का चुनाव लॉटरी सिस्टम से होता है, जो मैंने आपको अभी समझाया था, उसे ध्यानपूर्वक आप लोग देख लेना। और इसके बारे में हमें जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है भाई? सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है एक अभिलेख उत्तरामेरूर। एसएससी के एग्जाम में, यूपी पीसीएस दोनों में आया हुआ। स्थानीय स्वशासन के बारे में जो मैंने जानकारी दी कि 30 वार्ड थे, प्रत्येक वार्ड से चुने जाते थे, वो सारा उल्लेख जो है उत्तरामेरूर अभिलेख से। तो स्थानीय स्वशासन का जो प्रमुख स्रोत है वो है उत्तरामेरूर अभिलेख। ठीक हो गया। अब इसके जो और कुछ पॉइंट है बचे हुए, यह आप लोगों को स्वयं याद करने होंगे जिन चीज़ों के बारे में मैं करूँ। हाँ, एक और पॉइंट ध्यान रखेंगे कि ये जो व्यापारियों का एक समूह था, बहुत फेमस व्यापारियों का एक समूह था जिनको कहते थे मणिग्रामम और नाना देशी। एग्जाम में सवाल आएगा कि मणिग्रामम और नाना देशी किसको कहते थे? ये व्यापारियों का एक बड़ा निगम था। ये वो थे जो विदेश व्यापार करते थे, दूसरे व्यापारों में व्यापार का संचालन करते, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो प्रमुख मैंने जो भूमि के प्रकार दे रखे हैं, ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। हर परीक्षा में, एसएससी के एग्जाम में, सीजीएल के अंदर ये पूछे जा रहे हैं, इसलिए इनको आप याद कर लेना। और जो विभिन्न प्रकार के टैक्स हैं, जैसे इसका क्वेश्चन आया हुआ वेत्ती। वेत्ती क्या था?
किस कर का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। ये पॉइंट आया हुआ है कि किस कर को सबसे ज्यादा बार उल्लेखित किया गया है, इस संदर्भ में पॉइंट है। फिर देखिए और पॉइंट मैं आपको करा देता हूं। अन्य एक टैक्स जो था उसका नाम था कड़मे, ये पॉइंट हो गया, इसे याद कर लेना। है राजस्व लगान थी, यानी कि भूमि का लगान। इसके अलावा कंबन और टनकुट्टन और पुंगलेंदी, इनको तमिल साहित्य का त्रिरत्न, और मैंने कहा पंप, पौन और रन, ये कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पूरे के पूरे ही, जो मैंने ब्लॉक बना रखा है इसे इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि ये जो पॉइंट है जो मैंने आपको दिखाया कन्नड़ का, ये क्वेश्चन आया था हमारे यूपीएसआई के अंदर। और लास्ट पॉइंट जो है ये सीडीएस का है, जजमानी व्यवस्था क्या होती थी, ये पॉइंट दे रखा था। तो हम देखते हैं गांव के अंदर पहले क्या होता था कि लुहार, नाई, बाल काटने वाले, ये सारे के सारे जो हैं वह लोग ग्रामीणों को सेवाएं प्रदान करते थे, और ग्रामीण जो है बदले में इन्हें अनाज या अन्य चीजें जो आवश्यकता होती थी उनकी पूर्ति करते थे। इस तरीके से गांव जो है एक छोटे गणतंत्र की तरह कार्य करता था। तो ये सीडीएस में क्वेश्चन आया था। अब मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूं, और आज का ये टॉपिक जो था वो प्राचीन इतिहास का अंतिम टॉपिक था। इसके साथ ही प्राचीन काल समाप्त, और अब मैं आपको मध्यकाल शुरू करूंगा। इसके अलावा मैं फिजिक्स की जो वीडियो है वो भी अपलोड कर रहा हूँ, सामान्य विज्ञान की, उसे भी आप लोग देखते रहिए। अब जो आप लोगों से मेरा निवेदन है और आग्रह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और अगर पसंद आता है तो लाइक भी करें। वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।